चलो आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। तो आपका कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया था? सेल खत्म हो गया था ना आपका? सेल तो कंप्लीट हो गया था, बताओ। सर सर हाँ बोलो। सर लेकिन उसमें जो आपके नोट्स के जो पॉइंट थे ना सर, वो थोड़े थोड़े बाकी। हाँ हाँ ठीक है, वो उतना डिटेल हुआ भी नहीं होगा क्योंकि मैं क्या करता हूँ उसमें ना, जब सेल पढ़ाता हूँ तो उसके साथ मैं किंगडम ओनेरा ले लेता हूँ साथ में, ठीक है? तो नोट्स में उसके भी इंक्लूड है। वैसे देखो आप, अभी तो अपन सेल साइकिल शुरू कर रहे हैं, नया चैप्टर, बट सेल चैप्टर पूरा एक बार मैं रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है? आ रही बात समझ? ओके सर। हाँ, सेल चैप्टर में पूरा पढ़ाऊंगा एक बार फिर से, ठीक है? तो अपन यस अभी कंटिन्यू करते हैं। जब आपके क्लासेस के ड्यूरेशन थोड़े बढ़ जाएंगे ना, अभी तो 3 ही क्लास है वीक में, है ना? यस सर। जब ये 4-5 हो जाएगा, 5 क्लासेस हो जाएंगे आपके, तब उस समय अपन क्या करेंगे, 3 दिन अपन नया चैप्टर रखेंगे और 2 दिन रिवीजन के लिए लगा लेंगे सेल का, ठीक है? यस सर। तो टेंशन मत लो, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं। जिसको नहीं भी समझ में आया होगा सेल, समझ में आया होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया होगा, पूरा चैप्टर अपन रिवाइज करेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ चलो, स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस सर। हाँ बेटा चलो ठीक है। थोड़ी सी एनर्जी लो होगी क्योंकि देखो आपको पता है कि पोस्ट कोविड आ रहा हूँ मैं, मेरे को कोरोना हो गया था, इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले रहा था आपका, ठीक है? तो एडजस्ट करना आप, ठीक है? पहले दिन जैसे आपको एनर्जी दिखा था, हो सकता है आज वैसा ना दिखे, थोड़ा स्लो बोलूंगा क्योंकि वीकनेस है अभी, ठीक है? यस तो सर। आप, हाँ बेटा चलो, मजा आने वाला है टॉपिक में, पक्की बात है। एक एक बात बहुत लॉजिक से पढ़ेंगे, कुछ रट्टाफिकेशन नहीं है। और देखो फिर से आज से आपको बायो में मजा आने वाला है, ठीक है? बहुत बेहतरीन तरीके से हम शुरू करेंगे सेल साइकिल सेल डिवीजन। और शायद सेल साइकिल सेल डिवीजन में मैंने आपको माइटोसिस मियोसिस थोड़ा सा बताया था क्या हाँ सर। पहले लेक्चर यस में, सर। सर। है ना? हाँ, तो माइटोसिस मियोसिस पहले आपको थोड़ा सा मैंने बताया था, ताकि आपको बोला भी था कि जब बेसिक आपका होगा थोड़ा बहुत, तो जब बाद में अपन करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो फिर से आज पूरा रिपीट करेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे पूरे चैप्टर को अपन। चलो, कुछ बच्चे अभी भी ऐड हो रहे हैं, ऐड हो जाना दो सबको। सर। हाँ बोलो। सर आप इसकी भी नोट्स भेज दोगे ना? हाँ बेटा बिल्कुल भेजूंगा, मैं जो पढ़ाऊंगा सबके एक एक नोट्स आपको मिलेंगे। सर ग्रुप में भेजोगी पर्सनली? देखो, नोट्स भेजने का मेरा तरीका है, आप सब लोग मेरे को मैसेज कर दोगे हाय लिख के, ठीक है? वैसे मेरे को नंबर मिल ही यस गया है, सर। मतलब जो नए बच्चे हो, जो पहली बार मेरी क्लास कर रहे हो, वो मेरे को लिख के भेज देना। एक बार ऐसा करना ना, एक बार जितने बच्चे हो आप सब भेज ही देना एक बार हाय करके, ठीक है? सबका नंबर मैं सेव कर लूंगा, अगली बार से आपको भेजने की जरूरत नहीं होगी, मैं खुद भेज दिया करूंगा सबको, ठीक है? जो भी बच्चे हो क्लास में सुन लो, सब लोग अपना नाम, बैच का नाम जरूर लिख देना, यस सर। 11th बैच का नाम जरूर लिखना, अपना नाम और बैच का नेम, बस इतना लिख दोगे मैं समझ जाऊंगा आपको नोट्स की जरूरत है, ठीक है? इतना लिख के भेज देना, जितने बच्चे हो क्लास में मेरे नंबर पे आपको भेजना है सबको, अपना नाम और बैच का नाम लिख के। चलो, तो सेल साइकिल शुरू करने से पहले अपन देखेंगे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दिया था कि सेल साइकिल 2 तरीके से होता है, एक होता है माइटोसिस, दूसरा क्या होता है बेटा? मियोसिस, है ना? यस सर। माइटोसिस को क्या बोलते हैं बेटा अपन? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। और इक्वेशन मियोसिस, डिवीजन। रिडक्शनल हाँ, रिडक्शनल मियोसिस को क्या बोलते हैं रिडक्शन बेटा अपन? ठीक रिडक्शनल है, डिवीजन। रिडक्शन। चलो, वेरी गुड, ठीक है। देखो एक बेहतरीन सा डायग्राम है, पूरा माइटोसिस ही है, ठीक है? जब आप पूरा पढ़ लोगे ना माइटोसिस को, तब आप ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे, पूरा यही प्रोसेस होता है। देखो एंटरफेज है, फिर यहाँ से आपका शुरू हो गया एम फेज, प्रोफेज, है ना, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और फाइनली जाके क्या हो जाता है? साइटोकाइनेसिस। चलो इसको, ये बस अभी इंट्रोडक्शन डायग्राम है, इस पे ध्यान नहीं देना आपको, जब हम पढ़ लेंगे तब इस डायग्राम को फिर से रिपीट करके मैं आपको क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? चलो यस चैप्टर में सर। एंटर करें, एंटर करते चैप्टर में अपन। यस। सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में क्या देखना है बेटा, कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन होता है क्या, बस वो डेफिनेशन वगैरह देखेंगे अपन, ठीक है? कि सेल साइकिल किसको बोलते हैं, सेल डिवीजन किसको बोलते हैं, ये सारी बातें देखेंगे। तो चलो, आपको पता है, बेसिक बातें हैं, पहले सुनते जाओ। आपको पता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो पक्की बात है हमारे अंदर ग्रोथ होगा, मानते हो इस बात को?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो पक्की बात है हमारे अंदर रिप्रोडक्शन होगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? Species extinct हो जाएंगे। एग्जैक्टली मान लो, समझाता हूं मैं रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है बेटा, मान लो ह्यूमन का एग्जांपल अपन देते हैं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लेते हैं हम ह्यूमंस अर्थ के ऊपर है और कंडीशन क्या लगा दिया हमने कि हमारे अंदर रिप्रोडक्शन अब बंद कर दिया हमने, मतलब अब ऐसा मान के चल रहा है, समझाने के लिए बोला, ठीक है? ऐसा मत बोला अजय सर ने बोला था ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन बंद हो गया है ना? होता है, बहुत लोग थोड़ा उल्टा फुल्टा समझ जाते हैं तो बोलते हैं कि ऐसे है ना। तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं, आपको यह समझना है कि ह्यूमंस के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है? तो ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन समझने के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मान लो कि हम ह्यूमंस है इस अर्थ के ऊपर, ठीक है? हमने क्या करा, यह देख लिया कि चलो कि सर अभी मान लेते इस अर्थ के ऊपर 70 इंडिविजुअल्स है। कितने इंडिविजुअल है बेटा? 70 70. है ना? 70 इंडिविजुअल में से अपन ऐसा मान लेते हैं, सुनते जाओ बस ध्यान से सुनते जाना। 70 इंडिविजुअल में से अपन ऐसा मान लेते हैं कि 30 का एज है, मान लेते हैं अपन 50 इयर्स। कितना एज बेटा 30 का? 50 साल। 10 का एज मान लेते हैं बेटा है 70 इयर्स, है ना? 20 का एज मान लेते हैं बेटा है 10 इयर्स, बच गया 10 का एज मान लेते हैं बेटा 5 इयर्स, है ना? देखो तो हो गया 30 10 40 60 70 हो गया ना? देखो आप, हमने बोला कि 10 का एज है 70 इयर्स, तो क्या लगता है बेटा, हमने कंडीशन याद रखने का, कंडीशन क्या बताया मैंने? रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है अभी, कंडीशन नहीं दे दिया हमने, है ना? कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन हमने बंद कर दिया मान लो, ठीक है? तो अभी मान लेते हैं कि जब बंद किया तो अर्थ पे कितने इंडिविजुअल है ह्यूमन के? कितने हैं? 70. 70 में मतलब 10 जो है 70 साल से है, तो आपको क्या लगता है कितने दिन जिएगा? अगला 2-4 साल और जिएगा, है कि नहीं? Yes, 72-75 sir. में आदमी तो मर जाते हैं आजकल, आजकल तो 65-70 एवरेज लाइफ स्पैन हो गया ह्यूमन का, है कि नहीं? तो आने वाले 2-4 साल में यह 10 लोग तो गायब हो जाएंगे इस पॉपुलेशन से, तो बचेगा कितना बेटा? 60। अब देखो 30 लोग किस एज ग्रुप में है बेटा? 50. 50 इयर्स में। ये भी आने वाले 20-25 साल में खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जल्दी बताओ। Yes, sir. तब आपका पॉपुलेशन घट के कितना हो जाएगा? 30. आने वाले 60 साल में ये भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका एज अभी 10 साल है, तो 70 साल में मान लेते हैं इनका भी डेथ होगा, तो आने वाले 60 साल में ये भी 20 कम हो गए, तो बच गया कितने? 10, है ना? और आने वाले मान लो कि 65-70 साल में ये भी खत्म हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन कितना हो गया? एक्सटेंड हो गया। कितना? 0. मतलब क्या हुआ इसका? ह्यूमन एक्सटिंक्ट कर गया, अर्थ से क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, sir. लेकिन बेटा कब हो गया? जब हमने क्या करा? रिप्रोडक्शन को Reproduction नहीं बंद कर दिया। तो अब समझ में आया रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है? Yes, sir. अगर हमें अपने स्पीसीज को कंटिन्यू रखना है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तब आपको क्या करना होगा बेटा? रिप्रोडक्शन करना होगा, है कि नहीं? बताओ। Yes, sir. ये बात सबको समझ में आई? Yes, sir. चलो वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई सबको? अब देखो, तो इसीलिए मैंने बोला ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल का ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वह अपने आप को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलता है, पक्की बात है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होगा ही होगा, उसका कैरेक्टर है, ठीक है? दूसरी बात, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2। ये सारी बातें मैंने बता दी है, याद करो। जब एक सेल डिवाइड करेगा तो कितने सेल बनेंगे बेटा? 2। हमेशा 2 सेल बताया था, याद है ना? All cells reproduce by dividing into 2, with each parental cell giving rise to 2 daughter cells each time they divide. जितनी बार डिवाइड करेगा एक पेरेंट सेल, हमेशा कितने सेल बनाएगा बेटा? 2 सेल। देखो ना कैसे, ये देखो, ये अभी पेरेंट है, इसके लिए ये डिवाइड किया तो कितने सेल बना बेटा? 2 सेल। अब ये दोनों पेरेंट मान लो, तो अब ये डिवाइड करा तो ये कितना देगा बेटा? 2 सेल। ये पेरेंट है तो ये भी कितना देगा? 2. अब ये मान लेते हैं पेरेंट है तो ये भी कितना देगा? 2. ये भी कितना? तो जब भी पेरेंट जो होगा वह डिवाइड करेगा तो कितने सेल बनाएगा? हमेशा 2 सेल। इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है। दीज, आगे देखो, दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देमसेल्व्स ग्रो एंड डिवाइड। मतलब समझो एक एक लाइन का क्या लिखा हुआ, देखो। दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देमसेल्व्स ग्रो एंड डिवाइड
giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. यही बात तो समझाया कि जितनी बार डिवीजन होगा उतनी बार एक नया सेल बना। मान लो ये भी पेरेंट है, यह पेरेंट है, अभी इनके 2 बच्चे हुए, ये भी तो पेरेंट बनेंगे ना बाद में जाके, बनेंगे कि नहीं बेटा? यस सर। तो देखो अब मान लेते हैं कि आज से 50 साल के 30 साल के बाद ये पेरेंट बन गए, तब इनके बच्चे हुए, तो ये इनका बच्चा फिर क्या करेगा? ये रिप्रोडक्शन करेगा मैच्योर होके, तो ये और नया प्रोजेनी बनाएगा, फिर ये पेरेंट बनेगा तो ये और नया प्रोजेनी बनाएगा। इसी तरह तो हमारा नंबर बढ़ते जाता है। जैसे हमारे डैड है, डैड से हम लोग हैं, हम लोग से हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे से उनके बच्चे होंगे, इसी तरह होता है ना? बताओ, यस बोलो जल्दी। यस सर। यही Yes, बात sir. बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी नया डॉटर सेल बनेगा वह फिर से क्या करेगा? ग्रो करेगा, मच्योर होगा, फिर डिवाइड करेगा, फिर नया सेल बनाएगा। वो जो होगा फिर से जब आएगा डॉटर सेल, फिर से ग्रो करेगा, फिर से मच्योर होगा, वो भी डिवाइड करेगा, वो भी नया सेल बनाएगा। यह प्रोसेस चलता रहेगा और जो स्पीसीज है उसका कंटिन्यूटी बना रहेगा। क्लियर है? Yeah, Yes, sir. sir. चलो अगला देखते हैं। इन अदर वर्ड्स such cycles of growth and division allow a single cell to form structures consisting of million of cells, है ना? सेल डिवीजन के कारण ही तो, अगर आरबीसी की बात करते हो आप, है ना, हमारे आरबीसी, हमारे बॉडी में आरबीसी लाखों के अमाउंट में, कैसे बन गए? एक आरबीसी था, आपने पढ़ा है ना सेल्स थियरी में, हमेशा न्यू सेल्स कहाँ से बनते हैं बेटा? प्री एक्सिस्टिंग। Pre-existing। तो इतने आरबीसी कैसे बन गए हमारे बॉडी में? कहीं से तो कोई एक सेल होगा ना, उसी से डिवाइड कर करके कर करके कर करके कर करके लाखों सेल बना दिया इसने, है कि नहीं? यस है कि सर। नहीं? वही बात Yes, बोल रहा है sir. कि एक सिंगल सेल से हजारों सेल डिवाइड करके बन सकता है। ठीक है, सेल डिवीजन के बाद सेल डिवीजन। अब इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ बेटा। सेल डिवीजन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। ये बताने की जरूरत है क्या? नहीं ना? No, sir. No, sir. आगे देखते हैं। अगला देखो बेटा, सेल डिवीजन 2 तरीके से होता है, ये आपको पहले से पता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, फिर भी एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं जो उसमें बताया था पहले लेक्चर में। माइटोसिस में क्या होता है बेटा? मान लो ये एक सेल है, इसमें कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं बेटा? 46। 46। यह माइटोसिस करेगा, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि कौन सा 46। डायग्राम सही होगा। पहले क्या करेगा बेटा? पहले सेल ग्रोथ होगा और उसके बाद पहले सेल ग्रोथ करेगा, सेल ग्रोथ करने के बाद ये क्या होगा? 2 इक्वल सेल में क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड करेगा। डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं? दोनों सेल में कितने क्रोमोसोम बना दूं, जल्दी बताओ? 46। 46। तो पेरेंट सेल में 46 और डॉटर सेल में भी 46, तो ऐसे डिवीजन को क्या बोलते हैं अपन? इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन। याद है सबको? यस Yes, सर। sir. चलो, उसके बाद हमने मियोसिस भी देखा था। मियोसिस में क्या था बेटा? यहाँ मान लेते हैं पेरेंट सेल है, कितने क्रोमोसोम है इसमें? 46। ग्रोथ उसमें भी होगा, हमेशा सेल आपका डिवाइड ग्रोथ के बाद ही होता है, बिना ग्रोथ हुए सेल में डिवीजन नहीं होता है। तो ग्रोथ वाला नहीं बना रहा है, आप समझ गए हो कि ये तो होगा ही होगा हर जगह। चलो, अब इससे पहले मियोसिस आप जानते हो, मियोसिस 2 फेज में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, 2. है ना? अब देखो, इससे 2 सेल बन गया बेटा, कितने कितने क्रोमोसोम आ गए इसमें? 23. 23। देखो तो बेटा, पेरेंट का 46 था और जो डॉटर सेल बना आफ्टर मियोसिस 1 उसमें कितने क्रोमोसोम है? 23। 23। मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया क्या? आधा हो गया क्या पूरा? बताओ। हाफ हो गया। Yes, sir. Yes, sir. पूरा हाफ हो गया क्रोमोसोम नंबर। इसलिए तो अपन मियोसिस को क्या बोलते हैं बेटा? Reductional division. रिडक्शनल डिवीजन। डिवीजन। ठीक है, अब देखो, लेकिन अभी केवल मियोसिस 1 हुआ है, अभी इसमें और क्या करवाना है बेटा हमें? मियोसिस 2। Meiosis 2. लेकिन अब हमारे पास 2 सेल है ना, तो 2 सेल से कितने सेल बन जाएंगे? 4। और 2 सेल। ये डिवाइड किया, इससे 2 बन गए, और ये भी डिवाइड किया, इससे भी 2 बन गए। क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा इसमें? 23। ये मियोसिस 2 हुआ था। तो मियोसिस 2 देखो तो कैसे बिहेव कर रहा है? माइटोसिस की तरह बिहेव कर रहा है क्या? Yes, sir. देखो ना, इसका पेरेंट में 23 था, तो इसमें भी डॉटर में 23 है, तो ये बिहेव कैसे कर रहा है? माइटोसिस जैसा नहीं कर रहा है ना? इसीलिए बेटा मियोसिस 2 को अपन क्या बोल देते हैं? इक्वेशनल माइटोसिस। डिवीजन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल देते हैं बेटा अपन? इक्वेशनल Mitosis. डिवीजन। अब देखो क्वेश्चन इसमें क्या है बेटा, 2 बातें ध्यान रखने का, शुरू में बताया था। क्वेश्चन कैसे पूछेगा सुनो, आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है या इक्वेशनल डिवीजन है, तो क्या बोलोगे?
Reductional. 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 अच्छा, क्वेश्चन में अगर ऐसा घुमा दे कि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वेशनल और रिडक्शनल दोनों है, तब क्या आंसर करोगे? Reductional. and reduction. Equational and Sir, reduction. only reductional हाँ आएगा. बेटा, ना ना ना, हमेशा Reductional. आंसर क्या करेंगे? रिडक्शनल। अब देखो तो बेटा, ठीक है, यहाँ पे माइटोसिस जैसा एक्ट कर रहा है, लेकिन एक चीज देखो, शुरुआत बेटा कितने क्रोमोसोम से करा हमने, 46. 46. 46. अंत में रिजल्ट कितने क्रोमोसोम का मिल रहा है बेटा? 23. Sir, इसलिए only reduction ओवरऑल क्या आएगा. बोलेंगे बेटा? रिडक्शन है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो इक्वेशनल कभी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिडक्शनल Reductional. डिवीजन। Reductional. ठीक है, हाँ, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मियोसिस में वह कौन सा फेज है जो माइटोसिस जैसा दिखता है या Meiosis एक्ट two. करता है, तब क्या आंसर करेंगे? Meiosis two. Meiosis two. Meiosis two. क्लियर है बेटा सबको? Yes, Yes, sir. sir. इस तरह से Yes, बेटा, sir. इस तरह से Yes. बेटा कॉन्सेप्ट बनाते हैं, लॉजिक बनाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये आप ब्रीफ है। तीसरी बात याद रखने का क्या है, आपने देखा बेटा सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि सर आफ्टर वन कंप्लीट माइटोसिस हमें कितने सेल मिले बेटा? 2. 2 cell. लेकिन Sir. आफ्टर वन कंप्लीट मियोसिस हमें कितने सेल मिलेंगे बेटा? 4 Four. cell. 4. क्लियर है? Yes, sir. चलो, ये इंट्रोडक्शन मैंने पहले बताया था और आपने आज देख लिया फिर से। चलो, तब यही देखते हैं। सेल डिवीजन जो है दो तरीके से होता है बेटा, एक माइटोसिस मियोसिस, जो भी बताया आपको। माइटोसिस, माइटोसिस टर्म को दिया था, यह क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, 3-4 साल पहले आया था, रिसेंटली तो नहीं आया है, लेकिन याद रखना है आपको। माइटोसिस टर्म किस साइंटिस्ट ने दिया था बेटा? फ्लेमिंग। Fleming. ठीक है, Fleming. अब देखो माइटोसिस प्रोड्यूस्ड, क्या लिख रहा है देखो तो बेटा? जेनेटिकली आइडेंटिकल Genetically. व्हिच आर सिमिलर टू मदर सेल। ये बात सही है क्या? Yes, sir. क्योंकि ये बात सही क्रोमोसोम है? के नंबर Yes, sir. सेम रहेंगे ना Yes, सर. Yes, sir. Chromosomes are बिल्कुल same. सही है बेटा। जेनेटिकली सिमिलर मतलब क्या? देखो यहाँ पे माइटोसिस कर रहे हैं, 46 क्रोमोसोम इसमें है, और इसका जो बच्चा हुआ इसमें भी 46 क्रोमोसोम है। मतलब ये किया क्या, जो जो इसके अंदर था सब इसमें डाल दिया, अपने बच्चे में डाल दिया कि नहीं? Yes. Yes. बताओ। Yes, sir. तो एकदम जैसा मदर सेल जैसा होगा, जैसा पेरेंट होगा, बच्चा एकदम उसका कॉपी होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes. होगा कि नहीं होगा? है ना, एकदम कॉपी होगा। उसको अपन क्या बोलते हैं? उसके लिए एक टर्म भी यूज करते हैं अपन। क्या टर्म यूज करते हैं बेटा, कोई बता सकता है? जो एकदम जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली एकदम पेरेंट जैसा ही हो, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, क्या? Clone. सुना है? Yes, sir. क्लोन। क्लोन मतलब जो डॉटर सेल अगर है ना, अगर वो पूरी तरह से, अगर डेफिनेशन कोई पूछ ले कि क्लोन डिफाइन कैसे करोगे आप, तो क्लोन को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा अपन? क्लोन को डिफाइन अपन करेंगे बेटा, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली। अब ये बात समझते हो बेटा, मॉर्फोलॉजी क्या होता है और Yes, sir. मॉर्फोलॉजिकली सेम, है ना? जब अपने पेरेंट से जेनेटिक्स भी सेम हो, जेनेटिक्स मतलब जैसा डीएनए पेरेंट में है एग्जैक्टली वैसा डीएनए किस में है? बच्चे में है, तो जेनेटिकली सेम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। Yes, sir. है ना? और मॉर्फोलॉजिकली एकदम कॉपी होगा, क्लोन होगा, कार्बन कॉपी। जैसे आपको एक नोट्स दिया मैंने, एक पेज दिया, मैंने बोला बेटा इसका कॉपी करवा के आओ, जेरोक्स करवा के आओ, तो जो मैंने नोट्स आपको दिया था, जो जो उसमें लिखा होगा, जो आप जेरोक्स करवा के लाओगे उसमें भी तो वही सब रहेगा कि नहीं? एग्जैक्ट कॉपी रहेगा कि नहीं? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, है sir. ना? उसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली सेम, मतलब जैसा पेरेंट होगा ना एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा। तो क्लोन को Physical कैसे डिफाइन, क्लोन को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल टू दैट ऑफ द पेरेंट। ठीक है, क्लियर है सबको? तो वही बात बोल रहा है कि माइटोसिस जब भी करेंगे ना, तो एकदम जैसा पेरेंट था ना वैसा ही मिलेगा। माइटोसिस में किस रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है पता है ना आपको? किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना? आ रही बात समझ? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानते हो ना सब लोग? Yes, sir. What Yes, correct? sir. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको यही देखने को मिलता है, माइटोसिस में नहीं बताऊंगा, ऐसा बात की बात है। चलो बस इतना समझो, माइटोसिस क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है, जो क्रोमोसोम ऊपर है पूरा पूरा एकदम उसी को कॉपी करके दे देता है अपने बच्चों को, तो इसका मतलब दोनों का जेनेटिक्स, पेरेंट का जो जेनेटिक्स है, बच्चे का जेनेटिक्स सिमिलर होगा कि नहीं? अब देखो जेनेटिक्स में बहुत लोग कंफ्यूज होता होगा, क्या होता है जेनेटिक्स? जेनेटिक्स बेटा ये होता है, देखो जैसे मान लेते एक इसमें से क्रोमोसोम लेते हैं अपन, 46 में से एक ले रहे हैं, देखो एक क्रोमोसोम है, मान लो यहाँ पे पेरेंट का लिया है क्रोमोसोम हमने, यहाँ पे पेरेंट का ये सब जीन है, यहाँ पे देखो आप,
आप जानते हो ना क्रोमोसोम में जीन होता है बहुत सारे, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब बेटा Yes. देखो, मान लेते, अब ये भी आपको पता होगा कि हर जो क्रोमोसोम में जो जीन होता है वही हमारा कैरेक्टर डिसाइड करता है, पता होगा आपको, Yes. Yes. Responsible Yes, for one character. है ना? कि मतलब आपका जो आंख का कलर है, बाल का कलर है, स्किन का कलर है, हाइट है, सबके लिए एक एक जीन होता है, पता है ना? है ना? Yes, Yes. sir. सबके लिए एक एक जीन होता है। तो मान लेते हैं जीन का नेमिंग कर देते हैं, ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, ऐसे करके। ए मान लेते हैं कि स्किन कलर के लिए है, किसके लिए है बेटा? स्किन कलर। बी मान लेते हैं बेटा आई कलर के लिए है, आई कलर। अब देखो बात समझो बस, ए किसके लिए है बेटा? स्किन कलर, और बी किसके लिए है? आई कलर। हमने बोला कि पेरेंट में ए जीन जो है स्किन कलर के लिए है, और पेरेंट का कलर कैसा है? गोरा है। बी आई कलर के लिए है, पेरेंट का आंख काला है। तो जो बच्चा होगा ना, एग्जैक्ट सेम कॉपी यही वाला चला जाएगा, मतलब बच्चा का भी स्किन कलर कैसा होगा? White. कैसा होगा? पूरा White. व्हाइट पूरा होगा। बच्चा का भी आई कलर कैसा होगा? Black. ब्लैक होगा, है ना? मतलब कि इसी को बोलते हैं जेनेटिक्स, कि जो क्रोमोसोम था सब इसमें दे दिया, तो एग्जैक्टली सेम ही होगा ना? होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो Yes. बेटा आगे देखो। अब माइटोसिस होता क्यों है? मतलब सबसे पहले सेल को कोई शौक तो चढ़ा नहीं हुआ है, क्योंकि देखो आप जानते हो ना, सेल जब डिवाइड होता है तो बहुत ज्यादा एटीपी यूज होता है, पता है? एनर्जी लगता है। मतलब कोई भी काम आप करते हो तो आप एनर्जी यूज करते हो कि नहीं, बताओ? करते हैं ना? Yes, sir. तो सेल भी जब बेटा डिवाइड होगा तो एनर्जी यूज करेगा बहुत सारा, तो सेल फालतू का तो डिवीजन करेगा नहीं, कुछ तो कारण होता होगा कि सेल डिवाइड करता है। तो वहीं अपन देख रहे हैं कॉज ऑफ माइटोसिस। दो थियरी है जो एक्सप्लेन करता है कि माइटोसिस क्यों होता है या सेल डिवाइड क्यों होता है। पहला कौन सा थियरी? पहला कौन सा थियरी है बेटा? म्यूट कर लो सब लोग। पहला कौन सा थियरी है बेटा? Theory. कर्न प्लाज्म थियरी। और दूसरा थियरी का नाम क्या है बेटा? Surface volume ratio. सरफेस वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, देखो आप दोनों को समझो आप क्या है। पहला थियरी जो आपका है इसमें, दैट इज कर्न प्लाज्म थियरी। इसको दिया था किसने? साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटा? हार्टविग। इसने प्रपोज किया था कर्न प्लाज्म थ्योरी को। इसके अकॉर्डिंग देखो क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इजी बात है समझने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, माइटोसिस अकर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। बहुत सिंपल है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो एक ही बात है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मतलब सर, मतलब ये देखो तो एक्सेल है, एक्सेल के अंदर बेटा न्यूक्लियस होता है क्या? होता है ना? Yes, sir. इस न्यूक्लियस में जो कंटेंट होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? Cytoplasm. न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके बाहर में जो होता है कौन सा होता है बेटा? Cytoplasm. साइटोप्लाज्म, है ना? होता है ना? इसी Yes. को बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का रेशियो। बात समझ में आ रही है? रेशियो मतलब मान लो हम बोलते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म का अमाउंट है 50 ml और बाहर में साइटोप्लाज्म का अमाउंट है 100 ml, तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होगा? 50/2। 50/100 होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. है ना? तो उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म, मतलब कितना न्यूक्लियोप्लाज्म है और कितना साइटोप्लाज्म है, उसके रेशियो को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, अब देखो क्या इक्वल टू फॉर्मूला है VN/VC - VN। VN क्या दिखा रहा है बेटा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का क्या वॉल्यूम है, क्या क्या न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब कितना वॉल्यूम है। VC क्या दिखा रहा है? वॉल्यूम ऑफ सेल, इस पूरे सेल में कितना है, पूरा सेल का मिला के बोल रहा है। ये सब पूरा सेल मतलब क्या, इसमें कौन आ गया? न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ गया। आ रही बात समझ? और VN क्या है बेटा? VC - VN क्या है? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो अगर लॉजिक थोड़ा सा लगाओगे ना, खुद से बता दोगे। देखो तो मैंने बोला, ध्यान देना, तुम खुद से बताओगे फॉर्मूला, देखना। मैंने बोला देखो इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, और दोनों को मिला देते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बताओ? प्रोटोप्लाज्म। Protoplasm. Protoplasm. देखो आप खुद से बताओगे। मैंने बोला VN इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में कितना वॉल्यूम है। ए मान लो 50 मिलीलीटर, मतलब माइक्रो में होता है समझाने के लिए, 50 ml जो भी है, ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जो वॉल्यूम न्यूक्लियस का है। वॉल्यूम समझते हो ना? एक बकेट है, Yes, बकेट sir. में पानी डाल दिया, 4 लीटर पानी डाल दिया, 5 लीटर पानी डाल दिया, मतलब उस बकेट में वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes, समझ sir. रहे हो ना? Yes, तो sir. देखो ए VN क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। VC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ सेल, पूरा सेल हम बोल रहे हैं, उसमें न्यूक्लियस भी आ गया, सेल के अंदर ही न्यूक्लियस है ना, जल्दी बताओ। हाँ सर। Yes, sir. इसके बाद देखो अगला बेटा क्या बोल रहा है, VC - VN क्या है बेटा? अब VC देखो तो क्या था? वॉल्यूम ऑफ सेल।
ये पूरा सेल का वॉल्यूम VC था और उसमें से हम न्यूक्लियस हटा देंगे तो क्या बचेगा? देखो तो साइटोप्लाज्म। बचा है कि नहीं? Cytoplasm. साइटोप्लाज्म बचा है कि नहीं? साइटोप्लाज्म जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. बस वही है, कुछ नहीं है। तो देखो अब हुआ क्या, ये तो फॉर्मूला हो गया। तो सर क्यों डिवाइड किया ये समझ में नहीं आया। ये तो समझ में आ गया सर कि ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है, तो समझ में आ गया सर कि न्यूक्लियस के वॉल्यूम किसके रेशियो के साथ? साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, यही न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है, मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यह नहीं समझ में आ रहा है, बोलोगे सर फॉर्मूला में तो आप लिखना है VC माइनस VN लिखा है। अगर सिंपल सी बोले VN इक्वल टू क्या है बेटा? देखो तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और VC माइनस VN क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। Cytoplasm. यही बात तो बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यहाँ भी बताया, न्यूक्लियस मान लो 50 ml है और साइटोप्लाज्म मान लो 100 ml है। यही जो रेशियो है इसी को बोलते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्लियर है? Yes, sir. कोई ये पूछे कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है, बता। रेशियो समझते हो ना? मतलब मान लो मेरे पास 100 रुपया, आपके पास 50 रुपया, बोलेगा मेरे और आपके बीच का रेशियो निकाले, तो मेरे पास 100 है और आपके पास कितना है? 100 by 50। 50. ये रेशियो हो गया है ना। इसी तरह बोला न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक। तो आप सोच रहे होंगे कि सर साइटोप्लाज्म हम नहीं ले सकते ऊपर, लेकिन बेटा देखो तो इसमें न्यूक्लियस पहले आ रहा है कि साइटोप्लाज्म? Nucleus. न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस के वॉल्यूम को ऊपर रखेंगे और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम को कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. चलो अब देखो, अब ये तो समझ गए हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है। अब मेन बात पे आते हैं कि सर ये इसके कारण कैसे सेल डिवाइड करता है, ये कैसे कारण बना, कैसे कॉज बना सेल डिवीजन का। तो देखो ना कैसे बना। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड द cytoplasm, therefore it becomes essential for a cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio। अब जब सेल ग्रोथ होगा बेटा, तो एक चीज बताओ, सेल ग्रोथ जब होगा तो आप जानते हो, बात सुनते जाना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, नीचे का लाइन भी पढ़ लो तब आपको एक साथ समझ में आएगा। देखो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ ए स्मॉल सेल इज हाई। जो आपका ये है ना, एक छोटा सेल ले लो आप, छोटा सेल, इसका KI वैल्यू ज्यादा होगा, है ना। मान लो 100 है, और जितना लार्ज होते जाएगा ना KI वॉल्यूम क्या होगा बेटा? डिक्रीज होते जाएगा। डिक्रीज होते जाएगा मतलब सर समझा नहीं। देखो स्मॉल सेल होगा ना, तो स्मॉल सेल में क्या होगा बेटा? देखो तो स्मॉल सेल में होगा तो जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम होगा, है ना, ये क्या होगा? अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ज्यादा आएगा। मान लो यहाँ पे है 20 न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियस के अंदर मान लेते हैं कि कितना है, 50 है मान लेते हैं, और साइटोप्लाज्म में मान लेते हैं कितना है, 50 है। इक्वल नहीं होता है तो मान लो तो इसको 60 मान लो, फिर भी वॉल्यूम कितना आएगा आपका? 0.9 के अराउंड। ठीक है, बात समझो क्या बोल रहा हूँ। इधर देखो, मैंने बोला कि स्मॉल सेल के लिए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है? हाई होता है। कैसे? देखो एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है, क्योंकि छोटा सेल होगा ना तो उसमें क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? आप सिंपल सी बात है कि जितना छोटा सेल होगा उतना उसमें कम लिक्विड होगा। तो मान लेते हैं न्यूक्लियस में कितना वॉल्यूम है, मान लेते हैं 80 ml। कितना बेटा? 80। और साइटोप्लाज्म में मान के चलते हैं 80 ml है, तो कितना वैल्यू आ गया तुम्हारा? जल्दी बताओ। 1 आया ना? जल्दी बोलो। अब देखो, अब हम बोल रहे हैं कि ये सेल का साइज बढ़ते जा रहा है, सेल का साइज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब एक चीज बताओ, सेल का साइज बेटा बढ़ते जाएगा तो आप खुद से सोचना, न्यूक्लियस छोटा है, न्यूक्लियस आप देखो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर का वॉल्यूम और इसके अंदर, तो जब न्यूक्लियस के अंदर एक्टिविटी अपन देखते हैं तो 2-4 ही एक्टिविटी होता है। क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट करता है, मतलब कुछ कुछ अमाउंट बढ़ता है डीएनए, जैसे अभी बताऊंगा क्या क्या न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए आप जानते हो ना, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए रेप्लिकेट करता है, कॉपी बनाता है, ठीक है। लेकिन साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारा ऑर्गेनल नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, माइक्रो बॉडीज है, माइक्रोफिलम, बहुत सारी चीजें कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. अब अगर सेल ग्रोथ होगा, सेल ग्रोथ होगा तो ज्यादा वॉल्यूम किधर बढ़ता जाएगा? साइटोप्लाज्म में कि न्यूक्लियस के अंदर? Cytoplasm. बहुत सिंपल सी बात है बेटा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? मान लो इसमें 1000 चीज हो रहा है और अंदर में 5 चीज हो रहा है, तो किसका साइज ज्यादा बढ़ेगा? बाहर वाला का कि अंदर वाला का? बाहर वाला। बाहर वाला का ना। अरे सिंपल सी बात है, मान लो यहाँ पे 1000 चीज डबल डबल हो रहा है, सेल ग्रोथ मतलब सब कुछ डबल हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया 10 हो गया, साइटोप्लाज्म मतलब ये गोल्गी बॉडी 10 हो गया, और अंदर में 10 चीज डबल हो रहा है, तो किसका साइज?
इसका साइज ज्यादा बढ़ेगा कि इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, बाहर वाला का? बाहर वाले। बाहर वाला का। बात समझ में आ रहा है सबको बेटा? ये बताओ। Yes, sir. हाँ, तो देखो, तो अंदर वाला का कम बढ़ा, बाहर वाला का, तो ऐसे मान लेते हैं, अंदर वाला का मान लेते हैं बेटा हो गया बढ़ के कितना 100, और बाहर वाला का हो गया 1000। अब देखो तो वॉल्यूम कितना आ गया बेटा, देखो तो 10 को 1 से करेंगे तो 0.1 आ गया। पहले कितना वॉल्यूम था, देखो तो पहले कितना था आपका वैल्यू 1, अब कितना आ गया बेटा, Point कितना आ one. गया 0.1। 0.1। देखो तो स्मॉल सेल के लिए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का रेशियो ज्यादा था कि लार्ज सेल के लिए ज्यादा है, बताओ। Small cell. Small cell. और अब बात समझ में आई सबको, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए मैंने बोला कि स्मॉल सेल के लिए क्या होगा ना, कि उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या होगा, लगभग दोनों में इक्वल अमाउंट होगा, वॉल्यूम लगभग सेम होगा ना, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा होगा, है ना? लेकिन इक्वल नहीं होगा, ये हमेशा जानते हैं, साइटोप्लाज्म में थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है? लेकिन जब सेल में ग्रोथ होने लगता है ना, तो बाहर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, अंदर में भी हो रहा है, लेकिन बाहर के कंपैरिजन में, साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में न्यूक्लियोप्लाज्म में कम ग्रोथ हो रहा है। तो बाहर में 1000 हो गया, कितना था 80 से 1000, और अंदर में 80 से कितना हुआ बेटा 100। दिख रहा है ग्रोथ के बाद? पहले ओरिजिनल में इतना था, ग्रोथ करके देखो 80 से न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना बढ़ गया बेटा, बताओ तो 100। 100। लेकिन साइटोप्लाज्म का सीधे कितना हो गया 1000, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गया, बताओ? ठीक है? Yes, sir. तो इसीलिए जो लार्ज सेल होगा ना, उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, आपको बस याद रखना इस लाइन को, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस का चीज नहीं है, बस याद रखना आपको। लॉजिक मैंने समझाने के लिए, कि कुछ लोगों को लगता है ना, कि लगता है कि सर ये कैसे बोल दिया सर ने, बस बोल दिया, समझाने के लिए बोल दिया, इतना सिग्निफिकेंस नहीं है इस टॉपिक का, बस समझाने के लिए कि लॉजिक, कि हाँ कैसे सर आपने बोल दिया इस बात को, कि स्मॉल सेल का क्या होता है बेटा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हाई होता है, और लार्ज सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा बेटा, Low. कम होगा। मतलब जितना सेल बढ़ते जाएगा ना, उतना उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा बेटा, कम होते Decrease. कम जाएगा, होता जाएगा. कम होते जाएगा। क्लियर है सबको बेटा? आप बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो बेटा, एक चीज बताओ, फिर अगला बात समझो। न्यूक्लियस को अगर आपने पढ़ा होगा, तो न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल सेंटर, बोलते हैं क्या? Yes, sir. ये यहाँ पे बैठ के पूरे सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल करते रहता है, पता है ना? हाँ, sir. अब एक चीज बताओ, इस सेल में न्यूक्लियस को आसानी होगा कंट्रोल करने में सब चीज को, कि इस सेल में? Sir, small में होगा। Sir, small cell. किसमें होगा बेटा? Small cell. Small cell. स्मॉल cell. सेल में है, होगा कि नहीं, होगा कि Yes, नहीं? sir. जैसे ही Yes, ये लार्ज sir. हो जाता है ना, तो ये बेटा न्यूक्लियस क्या बोलता है, भाई अब मेरे से नहीं हो पाएगा, तुम क्या करो, 2 सेल में क्या हो जाओ, डिवाइड हो जाओ। सारे ऑर्गेनल्स डबल हो जाते हैं. हाँ बेटा, सारे ऑर्गेनल डबल होंगे इसमें, ठीक है? कोई भी सेल ग्रोथ का मतलब भी होता है सब कुछ डबल डबल होने लगता है, ठीक है? तो देखो, भले बात उस पे आएंगे, अभी जो लॉजिक समझाने का ट्राई कर रहा हूँ समझो। जब न्यूक्लियस अब क्या हो जाएगा, क्या बोलेगा, भाई अब मेरे से नहीं संभल रहा, बहुत बड़ा हो चुका है परिवार है, तो क्या बोलेगा, भाई तुम लोग 2 इक्वल हाफ में बट जाओ, ताकि हम अच्छे से कंट्रोल कर सके। आ रही बात समझ? Yes, sir. Yes. अब Yes, आपको sir. समझ अब आपको समझ में आया कि कैसे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर डिस्टर्ब होगा तो सेल डिवीजन हो जाता है। आई बात समझ? ताकि न्यूक्लियस का बेटर कंट्रोल बना रहे, क्योंकि न्यूक्लियस इतने लार्ज सेल का कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए सेल क्या करता है, 2 इक्वल सेल में क्या होता है बेटा, डिवाइड हो जाता है। आई बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. बेटा किसी को डाउट इसमें? Yes, sir. डाउट है No, किसी को sir. बेटा? चलो देखो, डाउट हो ना बेटा जरूर पूछना, मैं बोलता हूँ बार बार, क्योंकि मेरे क्लास में लॉजिक के साथ जाना है, मतलब ऐसा रट्टा कुछ नहीं मारना है। तो वही बोल रहा है बेटा कि सेल ग्रोथ क्या होता है, जैसे ही होता है ना, तो आपने देखा था न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो गड़बड़ हो जाता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर उसी रेशियो को रीस्टोर करने के लिए, ओरिजिनल जैसा लाने के लिए, वो सेल क्या करता है, 2 इक्वल भाग में क्या हो जाता है बेटा, बट जाता है। आई बात समझ? Sir. हाँ बेटा बोलो। सर सेल ग्रो होने के बाद सेल एस नॉट फेज में भी जा सकता है ना, तो उसमें तो डिवाइड नहीं होगा। S0 नहीं, G0 फेज बेटा, G0। जीवन नो। हाँ G0 फेज में बिल्कुल जाता है। अभी आप रुको, आते हैं उस पर, ठीक है? सब आएंगे धीरे धीरे, वही बात आने वाली है धीरे धीरे, टॉपिक वाइज समझते जाओ, ठीक है? यहाँ पे वो बात बोलूंगा तो और बच्चे कंफ्यूज होंगे। G0 में कब जाता है सेल बेटा, वो अभी बात की बात है। सेल ग्रोथ जब हो जाता है ना, उसके बाद सेल आपका किस में जाता है बेटा, G1 फेज में जाता है। पहले G1 में जब जाता है ना, तब जाके वो डिसाइड करता है कि उसको डिवाइड करना है कि नहीं करना है। अगर डिवाइड नहीं करना है तो किस फेज में निकल के चला जाएगा वो, जी नो। G0 में।
अगर डिवाइड करना है तो आगे बढ़ जाएगा किस फेज में, एस S. फेज में, वहां से G2 में। बात समझ में आ रही है? उस पे आ रहा है बेटा, बहुत जल्दी आ रहा है। मतलब ये बात सबको समझ में आ गया बेटा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। चलो समरी करके 2 लाइन में बता देता हूँ क्या है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, इतना दिमाग में नहीं भरना है। सर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कुछ है नहीं सर, वॉल्यूम ऑफ क्या, न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. दूसरी बात, दूसरी बात सर, ये मतलब क्या होता है ना कि जब सेल ग्रोथ होता है तो यही जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है या वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस टू वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर से उसी डिस्टर्ब जो होता है ना उसको फिर से ओरिजिनल जैसा बराबर करने के लिए सेल क्या हो जाता है भाई, क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. तीसरी बात क्या याद रखना है, तीसरी बात है कि सर जितना छोटा सेल होगा ना उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स उतना हाई होता है, और जैसे जैसे सेल में ग्रोथ होते जाता है, सेल लार्ज होते जाता है, उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, कम होते जाता है। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा यही बात लिखा है देखो, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ ए स्मॉल सेल इज हाई एज दे हैव लेस साइटोप्लाज्म, क्योंकि छोटा सेल था तो साइटोप्लाज्म कम था, है ना, तो न्यूक्लियस से क्या हो रहा था, मैच कर रहा था उसका वॉल्यूम। लेकिन जब लार्ज सेल हो गया तो साइटोप्लाज्म एकदम 1000 हो गया और न्यूक्लियस रह गया 80 पे ही, 100 पे ही, है ना, तो इसीलिए तो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर से ओरिजिनल जैसा कंडीशन रीगेन करने के लिए सेल डिवाइड हो जाता है। तो देखो न्यूक्लियस, और जब छोटा सेल है तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस इफिशिएंटली controls the activity of cytoplasm in a small cells. In a large cell, nucleus fail to control the activity of cytoplasm. To attain the control of nucleus on metabolism, a large cell divides into 2 cells. Clear है सारे लाइंस? जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो एक तो ये हो गया बेटा। दूसरा है आपका सरफेस वॉल्यूम रेशियो। अब यह कैसे सेल को मजबूर करता है डिवाइड करने के लिए, देखो सरफेस वॉल्यूम रेशियो इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ कॉज ऑफ सेल डिवीजन। व्हेन अ सेल ग्रोज इन साइज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज मोर देन इट्स सरफेस। जब सेल का साइज बढ़ता है ना बेटा, तो याद रखना हमेशा, इस बात को एकदम याद रखोगे, जब सेल का साइज बढ़ता जाता है ना, सेल का साइज बढ़ता है तो इसका सरफेस कम बढ़ता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है किसके कंपैरिजन में, सरफेस। मान लो कि सरफेस का ग्रोथ हुआ मान लो 20 मीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम बढ़ गया बहुत ज्यादा, है ना, वॉल्यूम बढ़ गया 60 mm ऐसे करके, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ता है। जब भी सेल का साइज बढ़ता है ना तो उसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है और साइज उसका क्या होता है, सरफेस क्या होता है, कम बढ़ता है। सो अ स्टेज विल रीच व्हेन द सरफेस एरिया बिकम्स इनसफिशिएंट टू ड्रॉ द मटेरियल। अब ऐसा हो गया, देखो एक सेल ऐसा ले लिया हमने जिसका ये देखो वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया, वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया और सरफेस एरिया बस देखो, आप देखो तो वॉल्यूम को, वॉल्यूम देखोगे तो सब वॉल्यूम है, ये सब वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, और सरफेस एरिया देखोगे तो देखो बस यही बाहर वाला है, ये बाहर वाला सरफेस एरिया। अब देखो आप जो मटेरियल यहाँ पे है मान लो बीच में, है ना, अब इसको ये चाहेगा एब्जॉर्ब करना, तो एब्जॉर्ब करने में इसको दिक्कत होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। बहुत दूरी हो गया कि नहीं होगा ना, देखो ना, Yes, sir. पहले छोटा सा सेल था, जो भी मटेरियल था इसके पास पास था, आराम से एब्जॉर्ब करता था, या बाहर में भी जो था आराम से एब्जॉर्ब करता था, है ना, और भेज देता था। अब इतना बड़ा सेल है कि ये कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, ये सामान यहाँ से यहाँ पहुंच ही नहीं पा रहा है, ये यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ आसपास से उसको एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन इधर दूर दूर जो है इसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है। तब सेल को दिक्कत हो रहा है कि नहीं, मतलब जो मटेरियल है उसी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, उसी का सेल मेम्ब्रेन से ना बाहर जा पा रहा ना अंदर पा रहा है, तो ये सेल काम करेगा क्या, नहीं करेगा ना, फंक्शनल नहीं रह जाएगा। आप जानते हो ना सेल में कंटिन्यूअसली कोई चीज का एंट्री हो रहा है और वहां से कुछ बाहर निकल रहा है, पढ़ा है ना, है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो फिर यहाँ पे दिक्कत आने लगती है, तो सेल क्या करता है अपने आप को, क्या करता है बेटा, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। Divide. ठीक है, सर ये थोड़ा रिपीट करो। देखो बेटा क्या है यहाँ पे लिखा है, देखो व्हेन अ सेल ग्रोज इन साइज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज मोर देन इट्स सरफेस। जब भी सेल का साइज बढ़ेगा, आप देखो ना बलून लो, बलून, बलून में जब आप हवा भरते हो तो बीच का स्पेस ज्यादा बढ़ता है कि उसका साइड, मतलब जो वॉल्यूम का वॉल हो वो ज्यादा बढ़ता है, बताओ। वॉल्यूम बीच का स्पेस। देखो बात समझो, एक बलून है अभी छोटा सा है, तो इसका वॉल्यूम देखो इतना वॉल्यूम है और सरफेस एरिया इतना है, तो अभी आपको क्या दिख रहा है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये बलून देखो ऐसा हो गया, बलून ऐसा हुआ तो सरफेस एरिया तो इतना ही बढ़ा साइड साइड में, लेकिन वॉल्यूम देखो तो बहुत ज्यादा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया बेटा, जल्दी बताओ। बीच Yes, का sir. बढ़ गया कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. बलून को फूकते हो तो बीच का स्पेस जो खाली स्पेस है वो वॉल्यूम हुआ, वो ज्यादा बढ़ा कि नहीं, बढ़ गया कि नहीं, बहुत ज्यादा। बलून फूक के इतना हुआ, सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, सरफेस एरिया जो ये मान लो ये है मेरा स्किन, या इसका सरफेस एरिया है,
है ना, जिसको आप टच कर सकते हो। तो बलून का जो वॉल है उसको हम टच कर सकते हो, सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया बढ़ा जरूर, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया सरफेस एरिया के कंपैरिजन में। अब देखो जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि अब इस सेल को दिक्कत हो रहा है क्या, मटेरियल को ड्रॉ करने में। मतलब कि मान लो कोई मटेरियल यहाँ है, इसको अब एब्जॉर्ब करना है, यह मटेरियल यहाँ आ रहा है, यहाँ पहुंच ही नहीं पा रहा है। मतलब इसका सेल वॉल जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, सरफेस जो है, इस मटेरियल को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब मान लो कि जैसे आपने पढ़ा होगा गोल्गी बॉडी ये सब है ना, पढ़ा है ना, यस सर। एंडोप्लाज्म गोल्गी बॉडी Yes, जैसे पढ़ा sir. था आपने। प्रोटीन का वो क्या करता है, मॉडिफिकेशन करके ट्रांसपोर्ट करता है वेजिकल के फॉर्म में, पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे बना, यहाँ सब जा ही नहीं पा रहा है बाहर। तो जब सेल का ही मतलब जो मटेरियल है सेल के अंदर उसका ही ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो सेल काम नहीं कर पाएगा। तो फिर से पहले की तरह काम करे। अब सेल के पास एक ही ऑप्शन बचता है। क्या ऑप्शन बचता है बेटा, कि ये दो Cytoplasm. इक्वल सेल में, छोटे छोटे सेल में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ताकि उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया फिर से क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। आई बात समझ, जल्दी बताओ। Yes. हाँ, तो आपको देखो इस टॉपिक से कुछ नहीं आने वाला है, सिंपल याद रखना। कोई पूछे कि भाई कॉज ऑफ माइटोसिस क्या है, तो बोल देना सरफेस वॉल्यूम रेशियो पहला, और दूसरा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। बात याद रखने की क्या है, ये बोल देना कि जब सेल का साइज बढ़ता है ना, तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सरफेस कम बढ़ता है ना। तो उसके कारण क्या होता है, उसको मटेरियल को ऑब्जर्व करने में दिक्कत होता है, इसलिए सेल डिवाइड कर जाता है। आपसे इतना पूछेगा भाई नहीं, नीट में इतना तो आएगा नहीं, है ना। तो याद रखना है बस, कॉज ऑफ माइटोसिस क्या है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो प्लस सरफेस वॉल्यूम रेशियो। सिंपल सी बात, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो ना बेटा, कोई भी सेल क्या होता है ना, ग्रोथ होगा ना, देखो ये ग्रोथ हो गया, तो सेल कभी भी ऐसे नहीं रहेगा, या फिर से डिवाइड करके जैसे ओरिजिनल था ना, वैसे ही दो सेल फिर उसी साइज का बना लेगा। आ रही बात समझ, कोई भी सेल यही ट्राई करता है कि जैसा ओरिजिनल था फाइनली फिर से वैसा ही ओरिजिनल सेल बना लेगा। आ रही बात समझ। बीच में ग्रोथ हुआ ना, ये ग्रोथ इसीलिए हुआ था ताकि ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ गया, सरफेस वॉल्यूम रेशियो बिगड़ गया, फिर से उसको रीस्टोर करने के लिए, मतलब ऐसा ओरिजिनल कंडीशन में आने के लिए यह सेल क्या हुआ, डिवाइड किया, और फिर से ओरिजिनल सेल जैसा दो सेल बना लिया। आई बात समझ, बोलो। Yes, sir. ठीक है, यह बात आपको बस दो याद रखना है, ये कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस का नहीं है, बहुत बार पूछता भी नहीं है। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं सेल साइकिल क्या होता है। सेल डिवीजन तो देख लिया था हमने। सेल डिवीजन क्या है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है और क्या बना लेता है, दो डॉटर सेल। हमारे चैप्टर का नाम क्या बेटा, सेल साइकिल सेल डिवीजन। सर केआई वाली फॉर्मूला एक और बार वो पेज दिखा दोगे? एक मिनट बेटा, साउंड बढ़ाने दो मेरे को, क्या बोल रहे हो, एक मिनट। हाँ बोलो अब। केआई फॉर्मूला वाला जो पेज था एक और बार दिखाओ ना सर। कौन सा केआई फॉर्मूला थी ना सर, वो अभी आपने फॉर्मूला, पढ़ा था। फॉर्मूला जो था, यस सर, उसका पेज देखना है। अच्छा एक मिनट, ये वाला बोल रहे हो। यस सर। इसको रुक जाओ, सारा इंक हटा देता हूँ इसके ऊपर से। अब ठीक है, यस सर। हाँ क्या समझाना है इसको, यस सर। समझाना या लिख रहे हो तुम। सर लिखना था सर, बस लिख अच्छा, लिया। ठीक है फॉर्मूला ठीक है, लिखना था। लिख लो लिख लो। वैसे भेजूंगा बेटा, नोट्स में भेजूंगा पूरा, ये नोट्स आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, देखो सीरियस होकर अगर पढ़ाई करोगे ना, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगा पूरे साल, टेंशन मत लो। बस टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आपको ही पढ़ना है और मेरी हेल्थ सही रहे। मतलब मैं जल्दी बीमार, मतलब इतने साल से मैं क्लास लेता हूँ, 3.5-4 साल से यहाँ पे, कभी ऐसे ऑफ नहीं हुआ। ये तो ऐसा कंडीशन अभी कोरोना का है कि मैं भी नहीं बच पाया इसमें। चलो हो गया बेटा, लिख लिया। यस सर। चलो बेटा आगे देखते हैं। यस सर। चलो, तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, सेल साइकिल सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल सेल डिवीजन का डेफिनेशन तो देख लिया था कि एक पेरेंट सेल है, वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना देता है। डिवाइड करने से पहले कंडीशन क्या है कि ये सेल में पहले ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होने के बाद ये दो इक्वल सेल में डिवाइड हो जाएगा। अब सेल साइकिल क्या होता है, तो देखो सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिखा उस लाइन को पहले पढ़ रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। पहले ही बता दिया,
बोलोगे सर डीएनए रेप्लिकेशन अलग से क्यों लिखा है? सेल ग्रोथ के अंदर ही आ जाता है बेटा वो भी डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है ना, अभी बताया था, कोई भी सेल डिवाइड करने से पहले, सेल है डिवाइड करने से पहले अपना सब कुछ डबल करेगा, सब कुछ, है ना, सब कुछ मतलब जितना चीज है इसके अंदर सब कुछ डबल डबल होगा। उसी में एक चीज ये भी आता है, कौन? डीएनए। कौन? डीएनए। मतलब डीएनए भी डबल होगा, तभी ना हाफ डीएनए एक को देगा, हाफ डीएनए एक को देगा। आ रही बात समझ, है ना? तो एक सेल डिवाइड करने से पहले हमेशा क्या करता है बेटा? सेल ग्रोथ करता है। और सेल ग्रोथ के अंदर एक और टर्म आता है, इसको अलग से इसलिए पूछते हैं कि इस पे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आदमी क्या करता है ना, सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन को अलग कर देता है। तो सेल डिवाइड करने से पहले हमेशा क्या करेगा? सेल ग्रोथ करेगा। सेल ग्रोथ मतलब कुछ नहीं, अलग कुछ नहीं है कि सेल के अंदर जितना सामान है ना, जितने माइटोकॉन्ड्रिया जो भी इसके अंदर है, सबको डबल डबल कर लेगा, प्लस डीएनए का भी डबल कर लेता है। उसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। आ रही बात समझ? यस Yes, sir. रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन समझते हो बेटा क्या होता है? कॉपी बनाना, ठीक है? जैसे एक डीएनए है ना, 1 से 2 बना लेना, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। 2 से 4 बना लेना, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, है ना? डीएनए का कॉपी बनाना, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, ठीक है? तो कभी भी सेल डिवीजन होगा ना, तो उससे पहले पक्की बात है, पहले क्या होगा? सेल ग्रोथ होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, तभी जाके सेल आपका क्या होता है? डिवाइड करता है। वो सब बात और बेहतर समझोगे, आने वाले हैं उस पर हम लोग। ये तो अभी क्या चल रहा है? आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है। देखो, all these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes. अब एक चीज बताओ, ये जो भी काम हो रहा है आपका, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल ग्रोथ हो रहा है, या जो भी हो रहा है, सब क्या होना चाहिए बेटा? आपका एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए। कोऑर्डिनेटेड मैनर मींस, देखो आप एक चीज बताओ, कोऑर्डिनेटेड मैनर का मतलब क्या होता है? ये बात समझो आप। एक सेल है, एक सेल है, आप बात समझो, इसमें हमने डबल कर दिया, पहले डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद बोल रहे कि अब हम डीएनए का डुप्लीकेशन कर लेते हैं। ये ऐसा पॉसिबल है क्या? बताओ बेटा। नो सर। नहीं पॉसिबल है ना? एक ऑर्डर होना चाहिए। पहले क्या होगा? एक सेल है, उसका सब कुछ ग्रोथ होगा, मतलब सब कुछ डबल डबल होगा, सब कुछ डबल डबल होगा, डीएनए भी डबल होगा, तब जाके क्या होगा? वो 2 सेल में डिवाइड होगा। ऐसा हम कर सकते हैं क्या कि पहले सेल को डिवाइड कर देते हैं, फिर डीएनए को डबल कर लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को डबल कर लेंगे? कर सकते हैं ऐसा? No, sir. नहीं कर सकते बेटा। तो इसलिए बोल रहा है कि जो सारा काम होता है ना हमारे बॉडी में, सेल में, देखो ना लाखों सेल है, लेकिन बहुत सीक्वेंस में काम होता है। पक्की बात है, एक सेल में पहले ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद ही डिवीजन होगा, है ना? तो ये पूरा एक सीक्वेंस में चलता है पूरा साइकिल। आ रही बात समझ? यस बोलो। Yes, sir. वही बात वहां लिखा है बेटा, कि जो भी प्रोसेस है ना, जो भी प्रोसेस आपका चल रहा है, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, सब एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में, करेक्ट सीक्वेंस में चलता है, ताकि जो उससे नया सेल बने उसका भी जीनोम कैसा हो? इंटैक्ट जीनोम। मतलब जो नया डॉटर सेल बने उसमें भी सारा मटेरियल पूरा अच्छे से ट्रांसफर हो, इक्वली ट्रांसफर हो, है ना? क्लियर है? यस सर। आगे देखो, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच, यही आपका सेल साइकिल का डेफिनेशन है, ठीक है? ए वाला, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into 2 daughter cells is termed as cell cycle. ये सारे इवेंट को सेल साइकिल बोला ना, मतलब कि कुछ ऐसा होगा जहां से शुरू होगा अंत वहीं पे होगा। मतलब क्या हो गया? देखो क्या, एक लाइन का मतलब समझो। सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, मतलब किसकी बात कर रहा है? डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, है ना? एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब बाकी जितने भी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सबका डबल डबल हो जाएगा। जब सब कुछ डबल कर लिया तब फाइनली सेल क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? डिवाइड। Divide. डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? मतलब कहने का मतलब एक ही बात है कि सेल डिवाइड होने से पहले अपने अंदर का सब कुछ डबल डबल कर लेता है। वो डीएनए हो, चाहे वो आपका क्या हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडी जो, लाइसोसोम जो भी है, सबको डबल डबल कर लेता है, ताकि जो दो नया सेल बनेगा तो आधा आधा इक्वली दोनों में बांट देगा। सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, मतलब सेल ग्रोथ मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होना। मान लो कि पहले ये साइटोप्लाज्म है, देखो इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया था, अब 2 आ गया, 4 आ गया, तो इसका साइटोप्लाज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जल्दी बताओ, फैलेगा कि नहीं है? फैलेगा ना सेल, है ना? तो सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। याद रखो, हमारे बॉडी में सेल ग्रोथ क्या होता है? हमेशा चलते रहता है। देखो ना, आज आरबीसी खत्म हुआ, ठीक है, फिर नया बन गया। आज हजारों आरबीसी मरा, उसको रिप्लेस नया आरबीसी कर लिया। कल मरा, फिर उसको रिप्लेस नया आरबीसी कर लिया। तो सेल ग्रोथ हमारे बॉडी में हमेशा चलते रहता है कि नहीं? जल्दी बताओ, कंटिन्यूअस है कि नहीं? यस
Yes, बिल्कुल है sir. बेटा, बिल्कुल Yes. कंटिन्यूअस है। देखो ना कैसे कंटिन्यूअस है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है बेटा? 120 days. 120 days. अगर सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं होते रहता ना 120, तो मान लो आज आपके बॉडी में 1000 आरबीसी ओल्ड हो गया, डेड कर गया, तो आपके बॉडी में आरबीसी की कमी हो गई? नहीं, ये 1000 गया तो इसको रिप्लेस करने के लिए सेल ग्रोथ करके सेल डिवाइड करके 1000 नया आ भी गया। आ गया कि नहीं? जल्दी बताओ, सर लेकिन है कि नहीं? आरबीसी कैसे डिवाइड करेगा? वो तो डिवाइड नहीं करता। क्या आरबीसी कैसे? सर आरबीसी तो डिवाइड नहीं करता ना। आरबीसी डिवाइड नहीं करता है? नो सर, हाँ, नो सर। अच्छा, ऐसा किसने बोला? सर उसके पास न्यूक्लियस ही नहीं, कैसे डिवाइड करेगा? बेटा बोन मैरो सुना है? बोन मैरो, सर लेकिन वहाँ पे तो वो प्रिपेयर होता है ना, डिवाइड थोड़ी करता है। बोन मैरो सुना है? यस। बोन मैरो के सेम यहाँ पे स्टेम सेल्स होते हैं कुछ, ठीक है? आ रही बात समझ? यही स्टेम सेल्स आपका क्या करता है, डिवाइड कर करके क्या बनाते हैं आपके? आरबीसी। आरबीसीज। आ रही बात समझ? सर लेकिन ये आरबीसी तो फिर डिवाइड करके न्यू आरबीसी नहीं बना सकते ना। कौन? ये आरबीसी का थोड़ी बोल रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ? 1000 आरबीसी मान लो तुम्हारे बॉडी से आज खत्म हुआ, ठीक है, तो 1000 फिर आरबीसी नए आ गए ना तुम्हारे बॉडी में, हाँ सर, ऐसा ठीक। क्या? हाँ हाँ आई बात समझ? यस। मेरा कहना क्या है कि अगर मान लो आपके बॉडी में अभी 1000 आरबीसी गया, तो क्या तुम्हारे बॉडी में आरबीसी की कमी हो गई? ना, फिर से उसको रिप्लेस करने के लिए कितने आरबीसी आ गए? 1000 आरबीसी आ गए नए, है ना? आ रही बात Yes, समझ? sir. और आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? बोन मैरो के स्टेम सेल से, ठीक है? क्लियर Yes. है? हाँ। आगे देखो, और दूसरी बात बेटा, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, ठीक है? किस आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है? Mature RBC. मच्योर आरबीसी में। याद रखने का, जब आरबीसी मच्योर होने लगता है ना, तब इसका न्यूक्लियस क्या होता है, धीरे धीरे छोटा होते 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 खत्म हो जाता है। आई बात समझ? न्यू आरबीसी जितने होते हैं ना, न्यूली फॉर्म्ड आरबीसी, सब में न्यूक्लियस होता है बेटा। आई बात समझ? Yes. हाँ। सर जब लेकिन आरबीसी सेल डिवाइड तो मैच्योरेशन के बाद ही करते हैं। हम सेल डिवाइड क्या होता है? मैच्योरेशन के बाद ही करते हैं। देखो, सेल डिवाइड करने के लिए बेटा ये देखो, एक सेल है, डिवाइड करना है ना इसको। मचुरेशन मतलब अलग चीज होता है बेटा। मचुरेशन मतलब होता है सेल का क्या? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। आ रही बात समझ? डिवाइड करने के लिए सेल को मैच्योर होना जरूरी नहीं है। सेल को फंक्शनल होने के लिए क्या जरूरी है होना? मैच्योर होना जरूरी है। आ रही बात समझ? बोलो। डिवाइड होने के लिए, सुनो, डिवाइड होने के लिए सेल को कोई मैच्योरिटी की जरूरत नहीं है। मैच्योरिटी मतलब क्या होता है? जो नया सेल्स बनते हैं ना, आपको बताया था शायद, जितने नए सेल्स बनते हैं सब एक ही जैसे होते हैं, पता है ना? सब एक जैसे होते हैं। वो किडनी के सेल हो, लिवर का सेल हो, कहीं का भी सेल हो, जब ये डिवाइड हो जाते हैं तब इसमें डिफरेंशिएशन होता है, मैच्योरिटी होता है। और मैच्योरिटी, सेल मैच्योरिटी का मतलब क्या हो गया? तब ये सब अपना अपना, मान लो किडनी का सेल है तो उसका शेप ले लेगा, ब्रेन का सेल है, मान लो न्यूरॉन है तो न्यूरॉन का शेप ले लेगा, है ना? आरबीसी है तो आरबीसी का शेप ले लेगा। बात समझ में आ रही है? तो मैच्योरिटी का मतलब होता है वह अपना फाइनल शेप ले लेगा और काम करना शुरू करेगा। आई बात समझ? बोलो। यस। हाँ, चलो टॉपिक से बाहर जा रहे हैं हम लोग। तो मैं ये बता रहा था कि आपके बॉडी में क्या सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कि जो भी स्किन, जैसे देखो ना आपका स्किन छिल जाता है कहीं पे, है ना? स्किन छिलता है तो आने वाले 10-15 दिन में फिर से स्किन भर जाता है कि नहीं भर जाता है बेटा? बताओ, भरता है कि नहीं? Yes, sir. कैसे भर जाता है? कैसे भर जाता है? सेल डिवीजन। क्योंकि न्यू सेल्स आपके डिवाइड हो के फिर से क्या किया, जो स्किन सेल आपका लॉस्ट हुआ था उसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया। आई बात समझ? जल्दी बताओ। हाँ, तो सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जिस दिन रुक गया सेल ग्रोथ, हमारी कहानी भी क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है, आई बात समझ? तो देखो वही लिख रहा है या देखो कि सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच अकर्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ सेल। एक सेल में सेल ग्रोथ हमेशा चलता रहता हो, जब तक सेल जिंदा है तब तक उसमें सेल ग्रोथ चलता रहेगा। बट डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल्स, डीएनए रेप्लिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो नीट में आ चुका है, डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल्स, डीएनए रेप्लिकेशन या सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। और इस फेज को क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेज। अभी आएंगे सब, इंट्रोडक्शन है सब। देखो कुछ पॉइंट लगता होगा कि सर थोड़ा सा नहीं, अभी आएंगे, अभी तो आपने शुरुआत कहाँ किया है, ये सब तो आप डेफिनेशन है सब देख रहे हो, है ना? देखो सेल ग्रोथ, एक सेल के अंदर ग्रोथ ना हो, जब तक सेल जिंदा है तब तक चलता रहेगा। लेकिन जो हम बोल रहे थे ना बार बार, सेल ग्रोथ में जो आपका डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाए, ये सब
वो सब पूरे सेल साइकिल के टाइम पे नहीं चलते रहता है, किसी एक फेज में चलता है। उस फेज का नाम क्या है बेटा? इंटरफेज, इंटरफेज, है ना। और डीएनए का डुप्लीकेशन इंटरफेज में भी किस फेज में होता है बेटा? एस फेज, एस फेज में। ये क्वेश्चन तो 10 बार पूछ चुका है अभी तक कि डीएनए सिंथेसिस या डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल के किस फेज में होता है, तो क्या बोलोगे? एस फेज। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपको दे देगा इंटरफेज, तो इंटरफेज आंसर होगा। अगर एस फेज दे दिया तो इंटरफेज का ही एक पार्ट है, कौन आपका? एस फेज। अभी देखेंगे, ठीक है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स या डीएनए are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. These events are themselves under genetic control. मतलब कहने का मतलब क्या है, जो पूरा सेल साइकिल का प्रोसेस है ना, सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई ना कोई जीन कंट्रोल कर रहा है। ये पूरा जेनेटिक कंट्रोल के अंदर है, हमारे जीन के अंदर कंट्रोल के अंदर है पूरा प्रोसेस। आ रही बात समझ? सिंपल सी बात है, जो भी डीएनए आपका लिखा हुआ है क्या? रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, मतलब जो भी डीएनए आपका रेप्लिकेट होगा वो क्या होगा? दो डॉटर सेल में कुछ तरीके से डिवाइड हो जाएगा। कौन सा तरीका? वही तो पढ़ना है पूरा, माइटोसिस एंड मियोसिस, कि कैसे सारा मटेरियल दो नया सेल में डिवाइड होता है। आज बात समझ? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो आज हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। हमने ये पढ़ा सर कि सेल दो तरीके से डिवाइड होता है, माइटोसिस मियोसिस। फिर हमने देखा कि सर कॉज ऑफ माइटोसिस क्या है? भाई दो तरीके, दो कारण होता है, क्योंकि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ जाता है या तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो बिगड़ जाता है, तो उसको फिर से ओरिजिनल जैसा करने के लिए सेल क्या करता है बेटा? डिवाइड कर जाता है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हमने देखा Yes, सेल sir. सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल मतलब वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसमें बहुत सारे प्रोसेस होंगे। पहले सेल का क्या होगा? ग्रोथ होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, फिर सेल दो इक्वल सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो सेल साइकिल क्या है? द सेल साइकिल इज द पीरियड बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर सेल्स एंड देयर फर्दर डिवीजन। यही है ना सेल साइकिल? क्या एक पीरियड है, एक सेल है, ये डिवाइड करके नया सेल बना लिया, है ना। और फिर ये नया सेल जो बना ये फिर से क्या होगा? मैच्योर होगा, फिर ये क्या होगा? ये भी डिवाइड करेगा और डिवाइड करके नया सेल बनाएगा, फिर ये भी डिवाइड करेगा नया सेल। तो सेल साइकिल क्या है? इसी दोनों का बीच का पीरियड है ना, यही तो चल रहा है सेल साइकिल में, कि एक सेल बना, वह मैच्योर हुआ, काम करना शुरू हुआ, फिर वो डिवाइड किया। यही है ना सेल साइकिल? जल्दी बताओ। फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर सेल्स एंड देयर फर्दर डिवीजन। ये सेल है, इसे दो डॉटर सेल बन गया। अब ये डॉटर सेल क्या कर रहा है? फर्दर डिवाइड करेगा ना डॉटर सेल। जल्दी बताओ। अरे Yes, देखो ना, sir. हम है पेरेंट्स, ठीक है, मान लो पेरेंट्स से हम लोग हैं, हम लोग मैच्योर हुए तो अब हमारा क्या होगा? सेल्स डिवाइड होगा, हमारे बच्चे होंगे, उससे उसके बच्चे होंगे, तो इस तरह से सेल आपका डिवाइड करते रहता है हमेशा। ठीक है, अब देखो पीरियड ऑफ अ सेल साइकिल वैरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टू सेल। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी जो टाइम पीरियड है सेल साइकिल का चेंज हो सकता है, या एक सेल से दूसरे सेल में भी टाइम पीरियड अलग अलग होता है। जैसे देखो, अगर आप एक ईस्ट की बात करो तो ईस्ट सेल कितने देर में डिवाइड हो जाता है बेटा? 90 मिनट, 90 मिनट्स में, है ना। मतलब एक ईस्ट सेल को डाल दो तो एक से दो कब हो जाएगा? कितने देर में? 90 मिनट में। दो से चार कितने देर में हो जाएगा? अगले 90 मिनट में, है ना। चार से आठ अगले 90 मिनट में, मतलब हर 90 मिनट में यह अपने पॉपुलेशन को डबल करते जाता है। इसी तरह ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसको अप्रॉक्स कितना टाइम लगता है अपने पॉपुलेशन को डबल करने में बेटा? 20 मिनट्स। जो हम लोग ह्यूमंस है ना, हमारे ह्यूमन का अप्रॉक्स टाइम कितना है एक सेल के डिवीजन का? 24 आवर्स। ये डेटा आपको याद रखना होगा। ईस्ट का डबलिंग टाइम क्या है? डबलिंग टाइम मतलब अपने पॉपुलेशन को कितने देर में ईस्ट डबल कर लेता है? जल्दी बताओ। 90 minutes. 90 मिनट। दूसरा क्वेश्चन, ह्यूमन का सेल कितने देर में डबल हो जाता है? 24 hours. 24 आवर्स। ई कोलाई का कितने में अप्रॉक्स? 20 minutes. 20 मिनट। ठीक है, तो ये सब टाइम पीरियड आप याद रखोगे। जैसे देखो आपका स्टमक की बात कर रही है, मोस्ट ऑफ द सेल्स लाइनिंग द स्टमक आर रिप्लेस्ड आफ्टर एवरी 3 days ड्यू टू हाई एसिडिक एनवायरनमेंट। जो आपके पेट में जो भी सेल्स है ना, आप जानते हो कि पेट में आपके कौन सा एसिड का सिक्रीशन है? HCl। तो पेट के जो सेल्स रहते हैं ना, हर 3 दिन में रिप्लेस होते रहते हैं, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा वो इतना ज्यादा एसिडिक कंडीशन होता है वहां पे कि 3 दिन से ज्यादा पेट वाले सेल सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हर 3 दिन में उसको सेल डिवीजन हो के उसको रिप्लेस करना पड़ता है। क्लियर है? आगे बढ़े? चलो बेटा, अब अपन आते हैं फेजेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, 1 मिनट पानी पीने दो। तो देखो फेजेज ऑफ द सेल साइकिल, तो आपको अभी तक तो आइडिया मिल गया है कि कौन कौन सा फेज होता है आपका। एक होता है आपका कौन सा फेज बेटा?
इंटरफेज, इंटरफेज, और दूसरा कौन सा होता है आपका M एम phase। फेज। एम फेज को अपन डिवीजन फेज भी बोलते हैं या माइटोटिक फेज, माइटोसिस से कंफ्यूज मत होना, माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, नाम है इसका, बस इतना ध्यान रखो। तो जो आपका सेल साइकिल है, एक ह्यूमन सेल को कैसे आप देखते हैं, सारा साइकिल कैसे देख सकते हैं अपन? कल्चर समझते हो बेटा क्या होता है कल्चर? सुना है कल्चर? सेल पर ये वाला कल्चर नहीं कि मेरा कल्चर ऐसा है उसका कल्चर ऐसा, वो वाला नहीं है ना। कल्चर मीडियम होता है बाबू। मीडियम मतलब जैसे मान लो एक सेल लिया है ना, लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हमारे बॉडी में अगर सेल को ग्रो करवाना है तो उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जल्दी बताओ। मिल रहा है तभी ग्रो कर रहा है ना, न्यूट्रिशन मिल रहा है तभी ग्रो कर रहा है ना वो, बताओ। Yes, sir. तो अगर मान लो लैब में ग्रो करवाना है किसी भी सेल को, तो उसके लिए आपको न्यूट्रिशन देना होगा कि नहीं होगा? देना होगा ना, बोलो। उसी को हम Yes, बोलते sir. हैं कल्चर मीडियम। क्या बोलते हैं उसको? कल्चर मीडियम। सेल कल्चर मतलब होता है लैब के अंदर, मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन में, लेबोरेटरी में क्या करवाना बेटा? सेल को ग्रो करवाना। मतलब इस कल्चर मीडियम में एक पर्टिकुलर सेल को जो जो न्यूट्रिशन चाहिए ग्रो करने के लिए सब इसमें प्रेजेंट होता है, और इसमें एक सेल को जब हम डालते हैं तो वो क्या करता है? ग्रो करता है। जैसे ह्यूमन सेल को डाल दो तो हर 24 घंटे पे क्या होगा? वो डबल होते जाएगा। आ रही बात समझ? आ रही बात समझ? जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है? Different उसी को condition। कल्चर उसी को कल्चर मीडियम बोलते हैं बेटा। कल्चर मीडियम मतलब प्लेट में वो सारा न्यूट्रिशन हम रखते हैं और उसमें एक सेल रख देते हैं ताकि वो वहां पे डिवाइड करे, ठीक है, ताकि हम उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। यही सब तो ऑब्जर्व किया तो आदमी सारा ये बता पाया कि 2 फेज होता है, इंटरफेज, एम फेज है सब, ठीक है। तो देखो वही लिख रहा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। These cells divide once in approximately every 24 hours, बता दिया। सेल साइकिल इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, यहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो गया। आप पहला है इंटरफेज, दूसरा आपका डिवीजन फेज या एम फेज या माइटोटिक फेज। जो मोस्ट कॉमन नेम है इसका कौन सा? आपका एम फेज। क्लियर है? अब देखो Yes. ये जो एम फेज है ये अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आपका कौन कौन सा 2 पार्ट है बेटा? एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस को क्या बोलते हैं अपन? इक्वेशनल डिवीजन। Equational और division. मियोसिस को क्या बोलते हैं अपन? Reduction। Reductional division. ठीक है। अब देखो फेजेस ऑफ सेल साइकिल 2 है, अभी हमने पढ़ा। एक कौन है बेटा जल्दी बताओ? इंटरफेज। Interphase। दूसरा कौन सा है? एम M फेज। phase। M phase. Cell अब division। देखो अभी बस सुनते जाना, इंटरफेज को हम क्या क्या बोलते हैं? पहला क्या बोलते हैं बेटा? सब बोलो जल्दी जल्दी। नॉन डिवाइडिंग फेज। Non-dividing phase. Non-dividing phase. वेरी गुड। नॉन डिवाइडिंग क्यों बोलेंगे बेटा? क्योंकि इस फेज में सेल का डिवीजन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको इस इंटरफेज में सेल का डिवीजन नहीं होता है। सेल का डिवीजन किस फेज में होता है बेटा? M एम M फेज। phase. इसीलिए इसको कौन सा फेज बोलते हैं? नॉन डिवाइडिंग फेज। और इसमें क्योंकि सेल का एक्चुअल डिवीजन इधर होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कौन सा फेज? डिवाइडिंग फेज। Dividing। चलो दूसरा देखते हैं, हाई एनर्जी फेज। बिल्कुल सही बात है। इंटरफेज कौन सा फेज है? वही वाला फेज बेटा। एक सेल है, ये क्या करता है पहले बताओ तो जल्दी से? सेल ग्रोथ। Growth। और सेल ग्रोथ मतलब क्या होता है बेटा? सब कुछ अपना क्या कर रहा है? Double। डबल। Double. तो एक चीज बताओ तो इतना सारा काम चल रहा है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो रहा है, डीएनए डबल हो रहा है, लाइसोसोम डबल हो रहा है, गोल्गी बॉडी डबल हो रहा है, सब कुछ डबल 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 हो रहा है। तो बहुत सारा काम हो रहा है कि नहीं सेल के अंदर? जल्दी बताओ। Yes sir। Yes. Activity भी और उतनी ही बहुत सारा काम अगर हो रहा है तो बहुत सारा एनर्जी इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. तो इसीलिए इंटरफेज को कौन सा फेज बोलते हैं बेटा? हाई एनर्जी फेज। आगे देखो अगला फेज इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या नाम देते हैं? प्रिपरेटरी फेज। मतलब सेल अपने आप को तैयार कर रहा है। तैयार करना मतलब अपने सब कुछ को डबल डबल कर रहा है। तैयार करना मतलब अपने आप को किस चीज के लिए तैयार कर रहा है? Cell डिवीजन के division. लिए। डिवीजन के लिए तैयार कर रहा है ना। तैयार करना मतलब अपना सब कुछ एकदम जमा कर रहा है सब कुछ, ताकि जब डिवीजन हो तो आधा चीज इसको दे दे और आधा चीज इस सेल को दे दे। आई बात समझ? इसलिए तीसरा नाम इसको क्या देते हैं बेटा? प्रिपरेटरी फेज। Preparatory phase. अगली बात, हाई मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज। यही बात हो गई। मेटाबॉलिज्म क्या होता है सबको पता है? Yes। मेटाबॉलिज्म क्या होता है सबको पता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा बताओ? भूल जाते हो Total तुम sum लोग। of chemical equation आता है। सम टोटल ऑफ ऑल द chemical reaction in our body. जितने आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, सबको मिला दो, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? मेटाबॉलिज्म। जो 2 टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड
कैटाबोलिज्म, Catabolic. ठीक है, वो बात की बात है। देखो तो आप देखो तो इस सेल के अंदर बहुत सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि नहीं, बहुत सारा काम हो रहा है कि नहीं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हो रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाई मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज बोलते हैं। बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा काम चल रहा है अंदर में, तो सब कुछ का डबलिंग डबलिंग चल रहा है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव फेज है। अगला, कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 95%, बहुत बार पूछा हुआ है बेटा, ठीक है। जो आप पूरा सेल साइकिल देखते हो ना बेटा, ये मान लो ये पूरा सेल साइकिल है, यहाँ पे पूरा सेल साइकिल मान लेते हैं, पूरा सेल साइकिल अगर 1 घंटे का है, कितने देर का है बेटा, 1 घंटे का सेल साइकिल कितने देर का है, जल्दी बताओ, 1 घंटे का, तो उसका 95% टाइम, मतलब कि अप्रोक्स 55 मिनट क्या होगा उसमें, इंटरफेज, क्योंकि मेन काम तो यही हो रहा है ना, सारा कुछ का डबलिंग यहाँ होना है। बात एक सी बताओ, घर को बनाने में टाइम लगता है या तोड़ने में, बनाने में। बनाने में। ये बन रहा है यहाँ पे, सब कुछ बन रहा है, प्रिपरेटरी फेज है, सब कुछ डबल डबल हो रहा है, तो ज्यादा टाइम इसमें लगेगा, इसमें तो बस क्या हो गया, सब डबल हो गया, बस आया डिवाइड करके 2 में, तो ज्यादा टाइम इंटरफेज में लगेगा कि एम फेज में लगेगा, Interface. इंटरफेस। इंटरफेज में। इसीलिए बोल रहे हैं, याद रखने का इस बात को, कि इंटरफेज, जो मान लो कि हम बोलते हैं कि ह्यूमन का सेल कितने देर में डिवाइड होता है बेटा, 24 आवर में, मतलब क्या हो गया, उस 24 आवर में बेटा 23 आवर क्या चलता होगा बेटा, बताओ, Interface. इंटरफेज चलता होगा। आई बात समझ, इसका मतलब यह जो है ना, लेस देन 5% केवल टाइम इसको मिलता है, किसको, एम फेज को। याद रखोगे बेटा सब ये सारी बात, चलिए बताओ। यस सर। ये देखो, मोस्ट एक्टिव फेज, बिल्कुल सही बात है सर, सबका एक ही लॉजिक है सर, यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है, बहुत सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बहुत सारा डुप्लीकेशन हो रहा है, सब कुछ डबल डबल हो रहा है, तो बहुत हाई एनर्जी फेज है, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है, बहुत ज्यादा एक्टिव फेज है, बोल सकते हैं कि नहीं सारी बातें, जल्दी बताओ। Yes. यस सर। अब देखो, इसको एक नाम देते हैं ड्रामेटिक फेज, किसको, एम फेज को। जब आप मूवी देखते हो तो मूवी के एंड में ही ड्रामा होता है कि नहीं मेन, जल्दी बताओ। Yes. तो इसी यस। तरह ये एम फेज है ना, ये लास्ट में होता है ना, बस डिवाइड करना है, तो इसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक्चुअल सेल डिवीजन, सारा काम इधर हुआ, लेकिन जो एक्चुअल सेल डिवीजन है, जो सेल डिवाइड करेगा, वो किस फेज में करेगा भाई, एम एम फेस। क्लियर है बेटा, ये क्यों सबको बोलते हैं, क्या क्या नाम देते हैं सबको, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो टाइम भी आज हो गया आपका, ठीक है, आज जहां तक हुआ है इसके नोट्स आपको भेज दूंगा, और इतना ध्यान रखना बेटा कि जो भी पढ़ाऊं मैं उसका रिवीजन करके आना है अगले दिन, ठीक है। तब आप बिल्कुल आप ओके सर। देखोगे ना, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, देखो चैलेंज करता हूँ आपको मैं, ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग बहुत दिन से प्रोफेशन में, देखो, और बच्चे बहुत प्यार करते हैं मेरे को, है ना, हर चीज के लिए, तो कभी ऐसे बातें नहीं बोलूंगा कि आप नए बच्चे हो ये सब। मैं तुम्हें यह एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो मैं बोलूँ अगर तुम कर लो तो तुम खुद बोलोगे कि सर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। आप जाके इसको रिवीजन करो घर पे, देखो क्या 2 फायदे हैं, रिवीजन करके आओगे ना तो तुमको क्या लगेगा, अरे ये क्लास में ये बात समझ में आई थी, अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, तो आप तुरंत क्या करोगे, अगले क्लास में मेरे से पूछोगे, पूछोगे कि नहीं पूछोगे, जल्दी बताओ, है ना। Yes. और अगर Yes. नहीं करोगे, 2 महीने बाद इस टॉपिक को देख रहे हो, आपको नहीं कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तब अभी तुरंत जाके देखोगे ना, तुरंत माइंड में आएगा, अरे सर ऐसे बताए थे, एकदम बैठेगा, उसको बोलते हैं मेमोरी क्रिएट होना। तो जो भी पढ़ो, कितने स्लाइड आपने करा, मुश्किल से 10-12 किया होगा, है ना, और वो भी पढ़ा क्या, मैं अगर समअप करूँ ना तो 1 मिनट लगता है मेरे को, कुछ पढ़ा नहीं हमने, कि सर सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, डेफिनेशन देखा, फिर देखा हमने सर माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, माइटोसिस इक्वेशनल, मियोसिस क्या हो गया, रिडक्शनल, रिडक्शनल। फिर हम बोला सर कॉजेज ऑफ माइटोसिस, सर क्योंकि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है या सरफेस वॉल्यूम रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए माइटोसिस होना पड़ता है, सेल डिवीजन होना पड़ता है। दूसरी बात हमने देखा क्या, कि सेल साइकिल में फेजेज होते हैं 2, इंटरफेज और दूसरा क्या होता है बेटा, आपका एम एम फेस। फेज। Face. इंटरफेज को क्या क्या बोलते हैं और एम फेज को क्या क्या देखते हैं। अब कल यहीं से अपन शुरू करेंगे फेजेज ऑफ द सेल साइकिल, और फिर हम एक्चुअल जो सेल डिवीजन प्रोसेस है उसमें एंटर करेंगे, ठीक है। यहीं से तो कहानी शुरू होती है, कहाँ से, इंटरफेस से। अभी तक तो इंट्रोडक्शन देख रहे थे अपन, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है मेन। क्लियर है सबको बेटा, Yes, sir. यस सर। चलो लेक्चर सबको समझ में आया, Yes, sir. यस सब सर। लोग, सब लोग बताओ, तब लगता है कि हाँ बच्चों को समझ में आया, सबको समझ में आया बेटा। यस सर। Yes, चलो sir. ठीक है, चलो ठीक है बेटा, लेक्चर एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। Okay, sir. रिकॉर्डिंग सबको मिल थैंक यू सर। जाएगी, बाय सर। वेलकम बेटा, बाय बाय। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अभी लगभग 1-1.5 घंटे के बाद आपको, ठीक है। Okay, sir. चलो ठीक है, बाय बाय।